नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशीन्स के बारे में। क्योंकि अक्सर जब भी कोई पैरालिसिस का पेशेंट होता है, फिजियोथेरेपी करवाने चाह रहा होता है, तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, थोड़ी सी बहुत एक्सरसाइज करवाई और उसके बाद आधा घंटा पौना घंटा पेशेंट को मसल स्टिमुलेटर या टेंस मशीन लगा के छोड़ देता है। ये मसल स्टिमुलेटर क्या करता है या फिर ये टेंस मशीन क्या करती है, पेशेंट को कोई आइडिया नहीं होता। क्या उसके लिए वो फ़ायदेमंद है या नहीं है, उसे कोई आइडिया नहीं होता, बट वो फैंसी लग रहा होता है। पेशेंट को लगता है कि मैं मसल स्टिमुलेटर लगाऊंगा, मेरे पास दोबारा से ताकत आ जाएगी, मैं दोबारा से चलना शुरू कर दूंगा। बट ऐसा होता नहीं है। टेंस मशीन लगाता है, वो थोड़े से छोटे झटके लगते रहते हैं, पेशेंट को लगता है मेरी मांसपेशियों में ताकत आ रही है, मैं अभी चलना शुरू कर दूंगा। नहीं होने वाला। आपको समझने की ज़रूरत है कि ये मशीन काम कैसे करती है, क्या इससे में मुझे फ़ायदा क्या होने वाला है। तो पहले शुरुआत करेंगे, जल्दी जल्दी हम समझेंगे ब्रेन स्ट्रोक को, यानी लकवा हमें कैसे हुआ था। लकवा आपका हाथ पैर ना चलना ज़रूर है, बट उसकी दिक्कत आपके हाथ पैर नहीं होते, दिक्कत आपके ब्रेन के अंदर होती है। ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था, नस फटी थी, जिसकी वजह से ब्रेन का वो हिस्सा जो आपके हाथ पैर को चलाता था अब वो काम नहीं कर पा रहा। मगर हम क्या कर रहे हैं, हम हाथ पैर को झटके दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं कि वो चल जाए। इससे हमारी मसल्स में पावर ज़रूर हो सकता है, मसल स्ट्रांग ज़रूर हो सकती है, बट ब्रेन की मसल्स को चलाने की ताकत नहीं आती। इसी वजह से मसल स्टिमुलेटर या टेंस मशीन ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स को एडवाइस नहीं होता। आपको समझने की ज़रूरत है कि आपने अपने ब्रेन पे काम करना है, ना कि अपनी मसल्स पे। मसल्स ठीक हैं, आपका हाथ ठीक है, ना हड्डी टूटी है, ना मांस फटा है, ना कोई खरोच आई है, कुछ नहीं हुआ उसको। तो जब तक आपका ध्यान हाथ पैर के ऊपर है, आपको आराम नहीं मिलेगा। थोड़ा सा ऊपर की तरफ आओ, अपने ब्रेन में जाओ और ब्रेन के अंदर झांकने की कोशिश करो कि हुआ क्या था। ब्रेन के जिस हिस्से को नुकसान हुआ था वो उस हाथ को चला रहा था ना, तो इसकी भरपाई करो, हाथ अपने आप चल जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने अपने ब्रेन को समझना है। जिस दिन हम अपने ब्रेन को समझ जाएंगे, ब्रेन किस तरह से अपने अंदर सुधार लेकर आता है, तो हमारा जो पैरालिसिस है, ब्रेन स्ट्रोक है, वो बहुत तेज़ी से ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये समझाता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल से। जब आपके शरीर में कहीं पर भी स्किन पे कट लग जाता है तो वो अपने आप भर जाता है, राइट। हो सकता है कि वहाँ पे निशान रह जाए, हो सकता है वहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा सा रह जाए, बट वो भर जाता है अपने आप। इसी तरह से जब ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था या नस फटी थी तो ब्रेन के अंदर भी नुकसान हुआ। तो हो सकता है कि ब्रेन के अंदर भी कोई मैकेनिज्म हो जिससे वो जख्म भर जाए, होता है। इसी वजह से जब आपको पैरालिसिस हुआ था वो दिन याद करो। आप बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, पर अगले 2-3 महीने में थोड़ा बहुत हिलने लगे, चलने लगे, बोलने लगे, है ना। ये क्यों हुआ? क्योंकि ब्रेन के अंदर जो घाव या चोट जो हुई थी वो भरने लगी। और वो भरी कैसे? क्योंकि स्किन के जो सेल्स होते हैं, कहीं और चमड़े के सेल्स होते हैं, वो 1 के 2 हो जाते हैं, 2 के 4 होते हैं और वो स्किन को बड़ा करते हैं और वो आपस में चिपक जाते हैं। बट ऐसा ब्रेन के अंदर नहीं होता। ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो अपनी संख्या को नहीं बढ़ा सकते, यानी एक सेल दूसरे सेल को पैदा नहीं कर सकता। तो ये एक दिक्कत होती है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। मगर हम क्या देखते हैं कि फिर भी हमारे ब्रेन के अंदर सुधार हुआ था, वो हुआ था न्यूरोप्लास्टिसिटी से। आपकी स्क्रीन पर देखो, यहाँ पर जो 2 सेल्स हैं वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, फिर उनके जो इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस हैं वो आपस में हाथ मिला रहे हैं। अब ब्रेन के अंदर ये एक सेल कितने और सेलों से कनेक्शन बनाएगा, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा ब्रेन कितना डेवलप होगा। तो जैसे आपने स्क्रीन पे देखा कि सेल्स ने अपना जो साइज है वो बड़ा किया, अपने कनेक्शंस जो आपस में कनेक्शंस हैं उन्हें बढ़ाया, इसी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर इम्प्रूवमेंट हुई। तो हमने ये जो इम्प्रूवमेंट वाला साइकिल है, ये जो इम्प्रूवमेंट वाला फेस है, इसे कंटिन्यू रखना होता है। क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट के अंदर पहले 6 महीने में इम्प्रूवमेंट होती है। इसी वजह से पेशेंट जो नहीं चल पा रहा था वो चलना शुरू कर देता है। और जैसे ही ब्रेन के अंदर ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बंद होती है तो पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट भी आनी बंद हो जाती है। उसके बाद वही मेडिसिन जो हम पहले खा रहे थे, जिससे हमें आराम आ रहा था, वही एक्सरसाइज, वही फिजियोथेरेपी जो हम करवा रहे थे जिससे हमें आराम आ रहा था, वह आराम आना बंद हो जाता है। और ये ऐसा टाइम आना शुरू हो जाता है जहाँ पर पेशेंट डीमोटिवेट होना शुरू हो जाता है। और जब पेशेंट डीमोटिवेट होता है तो अक्सर क्या होता है कि जब हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे होते हैं ना, डॉक्टर साहब इससे आराम नहीं आ रहा, डॉक्टर साहब मुझे ये नहीं हो रहा, तो वो क्या करता है, आप पे मशीन्स लगा देता है कि आप पेशेंट लेट गया, आपने मशीन लगा दी, तो वहाँ पे क्या ना, एक तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम आसान हो गया, बट आपके लिए जो मुश्किलें हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो आप इस मशीन को नेट पे खुद सर्च करो, इनका काम समझो और इनका
फ़ायदा पैरालिसिस पेशेंट में समझो, उसके बाद इन्हें यूज़ करो। मेरी तरफ से इनका कोई रोल नहीं होता शुरुआती दौर पे, जब तक आपकी मसल्स ठीक हैं। जब आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, 2-3 साल हो गए, मसल्स हिली नहीं है, वो सॉफ्ट हो गई हैं, सूख गई हैं, एट्रोफी हो रही है, तब वो मसल स्टिमुलेटर काम करेगा। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा होता है, तब टेंस काम करेगा। तो जब आपका मसल्स ठीक हैं, तो आपको इन मशीन्स की शुरुआती दौर में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। तो इन पे आपने कुछ नहीं करना, है ना? अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको फोकस करना है कि मेरा ब्रेन में इंप्रूवमेंट कैसे आएगी, और वो आएगी ऑक्यूपेशनल थेरेपी से। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस उनको देखिएगा, आपको पेशेंट्स की भी वीडियोस मिलेंगे और आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि आपने आगे बढ़ना कैसे है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से समझ गए। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। इसके साथ चलेंगे आगे दीजिए। नमस्कार।